फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट बेल्ट इज, तो फिलेट बेल्ट की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, क्या होती है भैया बता दी जल्दी से। तो टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स बेल्ट साइज। शशांक मैंने अभी जस्ट लिंक शेयर किया 1 मिनट पहले, वॉचिंग फ्रॉम नासिक। अरे पाटिल साहब क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा शशांक ने भी देखा वो लेक्चर, क्यों कॉल कह रहे हैं, मजे आ रहे थे सुनने में, बहुत बढ़िया। चलो 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 सवाल करो, आज टाइम वैसे ही बहुत खराब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the distance between centers of two adjacent rivets connecting the members subjected to either compression or tension exceeds the maximum pitch, then the additional rivets which are not subjected to the calculated stresses are known as। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो मेंबर्स के बीच में मान लीजिए अगर हमने रिवेट्स लगाई हैं और वो रिवेट एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है एक लोकलाइज्ड बकलिंग के चांसेस हो जाते हैं। इतना मेंबर आपका बकल कर सकता है, तो हमें इसे क्या करना है, एक जगह पर बनाकर रखना है। तो हम कुछ एडिशनल रिवेट्स लगाते हैं। इन रिवेट्स का काम लोड कैरी करना नहीं होता, इनका काम केवल इन मेंबर्स को एक साथ बनाए रखना होता है। और आप जानते हैं ऐसी रिवेट्स जो केवल मेंबर्स को उनकी पोजीशन में बनाए रखने का काम करती हैं, लोड कैरी नहीं करती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकिंग रिवेट्स बोलते हैं। बेटा लिंक शेयर कर दिया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कर दिया है। क्लास स्टार्ट होने पर ही एक्चुअल में लिंक शेयर हो पाया था, बट हो गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का ये डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले क्वेश्चन के पास भेजा जाए, बिछड़े हुए क्वेश्चन से इसे मिलाया जाए। चलिए भाई आप पढ़िए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। ठीक है भाई, तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है टाई बार 100 mm by 16 mm thick is to be welded to another plate as shown in the figure using 8 mm fillet weld। तो बेल्ट साइज दे रखा है आपको 8 mm। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है, एंड शियर स्ट्रेस इन बेल्ट इज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड विल बी, द मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड विल बी, कितना ओवरलैप आपको करना पड़ेगा। हाँ कातिल कातिल का वो तो पैकिंग रिवेट तो आपको बताया हुआ ही है ना, बाकी का गूगल कर लेना। तो देखो हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं कि x की ओवरलैपिंग है, कितनी है, x की ओवरलैपिंग है। तो ये कितना है आपके पास 100 है, और ये भी कितना है आपके पास x है। तो आपके पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, जो बेल्ट की आपके पास टोटल लेंथ हो गई। याद रखिएगा हम यहाँ पर कैलकुलेशन में केवल इफेक्टिव लेंथ लेकर चलते हैं, तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ मानकर चल रहे हैं, इफेक्टिव ओवरलैप x। तो x प्लस 2x प्लस 100, ये आपके पास बेल्ट लेंथ हो गई। अब इस बेल्ट लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, k इंटू एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, और एरिया को हम लोग एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो इतना फोर्स बेल्ट क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। उधर लोड कितना आएगा ये तो बताया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए 200 है क्या, अच्छा सॉरी, ये नीचे भी बेल्डिंग है, मैंने इसको नहीं देखा, या नीचे भी बेल्डिंग है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर बेल्डिंग है। ठीक है एक मिनट वेट कीजिए इस क्वेश्चन में।
फिर हम 2x क्यों करें इसको, ये भी 4x होना चाहिए ना। एक सेकेंड ऐसे कीजिए अभी क्वेश्चन को। नहीं ठीक है, 2x ही रहेगा, 2x ही रहेगा, ठीक है। दिस इज 2x और यहां हो जाएगा 200। इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। 2x प्लस 200 क्यों किया, क्योंकि देखो यहां पर तो वेल्डिंग हम केवल यहां कर पाएंगे और यहां कर पाएंगे, इसके नीचे की साइड में तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमने यहां पर भी 100 वेल्डिंग कर रखी है, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें हमने यहां मतलब बेसिकली यहां की वेल्डिंग नीचे छिप गई है। बेसिकली यहां पर भी क्या है, वेल्डिंग है, बट वो वेल्डिंग क्या हो गई है, छुप गई है। यहां पर भी वेल्डिंग है, तो ये आपका 200 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ गए। तो 2x प्लस 200 ही रहेगा और इंटू एफ एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप इसको डिजाइन करेंगे प्लेट की फुल स्ट्रेंथ के लिए, प्लेट की फुल स्ट्रेंथ के लिए। अभी जरा मेरा भी फोकस बनने में समय लगेगा, लेट हो गया है ना थोड़ा सा अभी जरा, तो चलिए। तो अब इसको आप क्या करेंगे, प्लेट की फुल स्ट्रेंथ के लिए करेंगे। तो प्लेट की फुल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्लेट की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपके पास, 100, थिकनेस कितनी है 16, और इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेंथ है 150, तो इंटू क्या कर देंगे आप 150 कर देंगे, ठीक है भाई। अब यहां से आप क्या कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो के की वैल्यू कितना लेंगे आप लोग, 0.7 ले लेंगे, तो 0.7 और इंटू 8 इंटू 2x प्लस 200 और इंटू एफ एस की वैल्यू कितनी रहेगी, 110। अब 100 mm गुणा 16 mm और गुणा 150। बता दीजिए भैया यहाँ से x की कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है। हाँ, अगर नीचे वाला डायग्राम नहीं रहता तो 2x प्लस 100 रहते, बिल्कुल, तब हम 2x प्लस 100 ही लेकर चलते, क्योंकि मैंने भी जल्दी जल्दी में क्या देखा, बस इसको देखा और हमने करना शुरू कर दिया, इसको ध्यान ही नहीं दिया, जबकि यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, बाकी मेन बात ये कि केवल इसी को डबल करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल यहीं पर बेल्डिंग पॉसिबल है, इसके नीचे पॉसिबल नहीं है, नीचे की साइड में केवल यहाँ बेल्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे फाइनली सही हो गया है। ठीक है, चलो, तो आंसर आ गया आपका। अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इसको लाइव डेमो देकर दिखा देता आपको। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू, कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू, 100 mm। ठीक है, 100 mm मान लेते हैं। हंस लो बेटा, हंस लो, हंस लो, ठीक है, खूब हंस लो। ठीक है, सीएस टेस्ट नहीं देते तो 110 या 108 मेगा पास्कल ही लेकर चलते हैं, 110 या 108 मेगा पास्कल ही लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। For two plates of equal thickness, full strength of square-edged fillet belt can be ensured if its maximum size is limited to। ठीक है, तो कितना लेते हैं हम लोग, 1.5 mm
तो 1.5 mm लेस देन 3, और अगर राउंड एज होता है तो 3/4 टाइम्स। वेरी गुड। कौन पहुंच रहा है मुरादाबाद तक? इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। अच्छा, मेरा आंसर पहुंच रहा है क्या सर जी? अच्छा दिलीप, चलो आगे से अब देखूंगा, ठीक है। मयंक वर्मा, इसके लिए बेटा कोई भी मेंस का हमारा पुराना लेक्चर देख लो, उसमें बताया हुआ है, ठीक है। एंगल सेक्शन के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। तो एंगल सेक्शन में सीजी के अकॉर्डिंगली कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ये मेंस के एसएससी जेई के मेंस के मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहां पर देख लेना, वहां इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं सी, ठीक है। तो भैया देखो ध्यान से, क्या है, when the effect of wind or earthquake load is taken into account in the design of a riveted connection, the permissible stress in rivets may be exceeded by, याद रखिएगा 33.33% जो होता है वो मेटेरियल में होता है, मेटेरियल में। जो फास्टनर में यानी कि बोल्ट, रिवेट, बेल्ट, इनमें कितना होता है? 25%, 25% तक, ठीक है, 25% तक। हाँ, मेंबर्स के लिए 33.33 और इनके लिए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ईएससी में भी आया हुआ है देखो, और एसएससी जेई में भी आया हुआ है ना। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस को बांधना नहीं चाहिए कि ये ईएससी का है, ये गेट का है। हाँ जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। तो a mild steel flat subjected to a tensile force of 840 kilonewton is connected to a gusset plate using rivets. If the permissible force is required per pitch length to shear a single rivet, to crush the rivet and to tear the plate are 50, 80 and 60 kilonewton respectively, then the number of rivets required is। तो rivets required के लिए रिवेट वैल्यू निकालेंगे, और रिवेट वैल्यू क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा आपके पास किसका? शेयर एंड क्रशिंग का, यानी कि 50 और 80 का मिनिमम कितना है? 50, ठीक है। मिनिमम कितना है? 50। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग 17 पंजे 85। तो आंसर आपका क्या होगा? 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप ज्यादा ही लोगे, कम तो लोगे नहीं, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। The effective throat thickness of a fillet belt depends upon। हाँ, हिंदी में टेबल रखने याद रखने आसान है, ठीक है भैया। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी बराबर होता है के इंटू एस। ये दो ही चीज इस पर डिपेंड करता है, एक तो बेल्ट साइज पर और दूसरा के पर। और के किस पर डिपेंड करता था? थीटा पर। के किस पर डिपेंड करता था? थीटा पर, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। तो ए पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि मोर देन वन वाला। लेंथ ऑफ बेल्ट पर नहीं, परमिसिबल सिस्टम टाइप ऑफ बेल्ट पर नहीं, बेल्ट साइज पे जरूर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिलीप आया तुम्हारा आंसर आया, देखो तुमने ए टाइप किया, पहुंच गया आंसर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the load line coincides with the centroid of the rivet group, the rivets are subjected to, देखो shear ही आएगा, ठीक है, तो shear only। अगर इन प्लेन कोइंसाइड नहीं करता तब भी केवल shear ही होता, ओनली शेयरिंग होता। आउट ऑफ द प्लेन में shear और बेंडिंग आने, एक्सियल टेंशन आने के चांसेस रहते हैं। सर आपका हाईवे लेक्चर कहाँ मिलेगा? परमित दत्ता जी, आपने तो पेड बैच लिया है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि हाईवे के लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिलीप आज खाना खा के आयो नहीं आयो? खाना वाना खाया नहीं खाया, या इसीलिए पूछो कि आज भी खाना नहीं खाया, पता नहीं आंसर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट बेल्ट इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ द बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 9 बजे खाते हो डेली, तो कल तो तुम्हें जल्दी भूख लगने लगी थी 9 बजे से पहले। एन एंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA 50 गुना 50 गुना 6 is connected to a gusset plate 5 mm thick with 16 mm bolts, 5 mm thickness है and 16 mm bolts है। What is the bearing strength of the bolt when the hole diameter is 16 mm and the allowable bearing stress is 250 megapascal? वैसे तो होल डायमीटर यहाँ पर 18 mm होना चाहिए था, बट उसने होल डायमीटर खुद ही 16 mm बोल रखा है, तो हम इसी को मानकर चलेंगे, ठीक है। तो जो बियरिंग स्ट्रेंथ होगी ये क्या होती है, ये होती है बियरिंग एरिया और इनटू बियरिंग स्ट्रेस। अब बियरिंग एरिया क्या होता है, तो होल के अंदर बोल्ट या रिवेट का ये जितना पोर्शन होता है इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया हमें क्या मिलता है, एक रेक्टेंगल मिलता है जिसमें ये क्या होता है थिकनेस टी और ये क्या होता है होल डायमीटर होता है डी, तो प्रोजेक्ट एरिया होता है डी इंटू टी। अब यहां पर क्या हो रहा है, एंगल को हमने गसेट प्लेट से कनेक्ट किया है, ये मान लीजिए गसेट प्लेट है और ये यहां पर एंगल है। अब यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया है, एंगल की थिकनेस ज्यादा है और प्लेट की कम है, और मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पर एंगल प्लेट गसेट प्लेट की ज्यादा हो गई, एंगल की कम हो गई। तो जो बियरिंग एरिया होता है उसमें हम लोग टी मिनिमम वाला लेते हैं, टी क्या लेते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं। बेटा वो सब मैंने इसमें आ गया, वो बियरिंग सब कुछ वो एफ बी में कनेक्टेड हो जाएगा, जो सब कुछ आएगा वो बियरिंग स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है। 2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, और सारे फैक्टर्स को एफ बी में ले गया मैं, केवल यहाँ पर बियरिंग एरिया मैंने अलग से लिखा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक। तो बियरिंग एरिया के लिए आप क्या करोगे, आपसे केवल क्या पूछा है, बियरिंग एरिया पूछा है, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ, और वहां पर जो एफ बी होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हाँ, और वो होता है आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, डी इंटू टी, तो मिनिमम वाला लेंगे आप, तो 16 mm का बोल्ट है और थिकनेस आपकी कितनी लेंगे आप, 5 mm, तो 16 इंटू 5, और एफ बी जो है वो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर एफ बी आ गया आपके पास 250 दे रखा है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो।
एफ बी माने फेसबुक। यहाँ बोल्ट और दोनों बराबर दे दिया है, हाँ बराबर दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपके, हमारा जो कोड नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो सारे मैं 2010 के बाद के लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे जो हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 से 2011 से आपके 2016 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट। A fillet belt joint is shown in the figure. The size of the belt is 8 mm. Belt size आपको 8 mm दे रखा है। Safe stress in the belt is 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी आपको दी हुई है। What is the safe force to the nearest magnitude to which the weld can be subjected to? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कोई दूसरा डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो आप तो बेल्ट लेंथ क्या मानकर चलोगे, यही मानकर चलोगे। तो 80 का डबल कर देना और प्लस 60 कर देना, ठीक है। बेल्ट लेंथ आपको मिल जाएगी, बेल्ट लेंथ इंटू के इंटू एस कर देंगे, आप लोग एरिया मिल जाएगा, एरिया को अलाउेबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल लोड आ जाएगा। तो कितना रहेगा आपके पास, 2 इंटू 80 प्लस 60, ये लेंथ मिल गई, और इंटू क्या कर देंगे आप, के 0.7, बेल्ट साइज दिया हुआ है आपको 8 mm का, और परमिसिबल स्ट्रेस आपको दी हुई है 110। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 135, 135, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना आप जानते हो। A circular shaft of diameter 120 mm is welded to a rigid plate by a fillet belt of size 6 mm. चलो भैया, if a torque of 8 kilonewton is applied to the shaft, what is the maximum stress in the belt to the nearest unit? इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। यहां पर हमारे पास क्या है कि शाफ्ट है, और यहां पर आपने क्या लगा रखा है, कुछ टॉर्क लगा रखा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने यहां पर बेल्डिंग कर रखी होती है, यहां जो बेल्डिंग हो रखी होगी, वो बेल्डिंग क्या करेगा, एक तरीके का, इस तरीके का आपको सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं समझने के लिए। इसकी रेडियस आपको आर दी हुई है, मान लीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ये एरिया हो जाएगा 2πr इंटू टी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर लगाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, टॉर्क दिया हुआ है, रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस नहीं दी होगी तो मीन डायमीटर दिया होगा, वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें जे चाहिए, तो जे क्या होता है, एरिया इंटू आर स्क्वायर, तो इसको आप क्या कर देंगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये जे मिल जाएगा, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जे इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास,
टू पाई आर क्यूब इंटू टी। आप चाहो तो जेड पी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। जेड पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टू पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, और जो टाउ हो जाएगा वो क्या कर देंगे आप लोग, टी अपॉन जेड पी कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। अब सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 120 mm है, तो रेडियस कितना ले लेंगे, 60 लेंगे। थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आर जो हो जाएगा आपको आपके पास क्या रहेगा, 120 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60 mm हो जाएगा थिकनेस। अब याद रखिएगा बेल्ट की थिकनेस लेनी है आपको, किसकी थिकनेस है, बेल्ट की। तो बेल्ट की जो थिकनेस होगी वो K इंटू एस मानी जाएगी। तो 0.7 इंटू बेल्ट साइज 6 mm दिया है, तो 6 सत्ते 42, ये 4.2 mm आ जाएगा। ठीक है, तो टी भी आ गया आपके पास। टॉर्क आपको कितना दिया हुआ है, 8 किलो न्यूटन मीटर, तो 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm आ जाएगा। टॉर्क भी आ गया आपके पास। ठीक है, बस यार अब सब कुछ तुम्हें मालूम है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आ भी गया आप लोगों का, कितना आ रहा है, 84.2। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जिन्होंने पहले कर रखा है वो तो फटाफट कर ही देंगे, आपको आता ही है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता दिया कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जब ये साफ रोटेट करेगी तो यहाँ का जो बेल्ट मटेरियल होगा केवल वही रजिस्ट करेगा, क्योंकि इसी ने क्या कर रखा है, इस प्लेट को, इस साफ्ट को इस प्लेट से क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, अंदर तो हॉलो है, केवल इसकी बात हो रही है। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी, उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे आ जाएगा। जे को आर से मैक्सिमम डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, आपके पास जेड पी आ जाता है, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, और फिर टाउ बराबर रहेगा टी अपॉन जेड, ऐसे कर लो, नहीं तो टाउ इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई इंटू आर, ये फंडा तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए भाई। हाँ, SSC जे मेंस वाले में भी ये क्वेश्चन कराया था, हाँ वहाँ मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी कराया है, ऑब्जेक्टिव में भी कराया हुआ है। टू 270 आंसर इसका आ रहा है, पिछले वाले का आ रहा है। अच्छा, इसका 270 आ रहा है। देखिए, टू प्लेट्स ऑफ डायमेंशन 150 बाई 16 mm and 150 by 12 mm at their bending edges are joined by butt welding as shown in the figure। ठीक है, तो यहाँ पर बट वेल्डिंग हो रखी है, एक 12 mm की थिकनेस की प्लेट है और दूसरी 16 mm की है। दोनों की जो अंदर की जो विड्थ है वो सेम है, दोनों की 150 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट द सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल बी है, याद रखिएगा, सिंगल बी बट वेल्ड जॉइंट कैन ट्रांसमिट, द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट इज 150 मेगापास्कल। तो आगे, अच्छा 5/8 करना भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो सिंपल सा यहां पर भी क्या, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालोगे तो क्या होगा, नेट एरिया इंटू अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब बेल्डिंग है तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करते हैं बी इंटू टी और इंटू क्या, सिग्मा ए टी। अब यहां पर याद रखिएगा जो बी है वो तो 150 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो थिकनेस लेते हैं वो हम लोग थिनर प्लेट की लेते हैं। थिकनेस किसकी लेते हैं, थिनर प्लेट की, तो 12। अब क्या है, ये 12 भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिंगल बी है क्या डबल बी है। अगर डबल बी होता तो फुल 12 होता,
लेकिन सिंगल भी है तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मानते हुए इसका कितना लेते हैं 5/8, इसका क्या लेते हैं 5/8। और फिर अलाउेबल स्ट्रेस तो आपको दे ही रखी है कितनी 150, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 150 दे रखी है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए जितना भी आ रहा हो। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहे हैं क्योंकि जो दोनों प्लेट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की हैं, दोनों प्लेट डिफरेंट थिकनेस के, तो थिनर प्लेट आप लेकर चलोगे पहली बात। और दूसरा सिंगल बी है, तो सिंगल बी होने की वजह से क्या करना है 5/8 लेना है, 5/8। अभी कितना आ रहा है 168 पॉइंट, आपको पता है किलो न्यूटन के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, अगर मैं नहीं भी करता हूं तो आपको मान लेगा। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum number of 20 mm diameter bolts that can be accommodated in a single row on a 140 mm wide flat stirrup used as one of the structural elements involved in the process? ठीक है भाई, तो आपके पास क्या है, एक ये प्लेट है, इस प्लेट पर आपने 20 mm डायमीटर के बोल्ट लगाने, और ये कितना है आपके पास 140 है। तो बिल्कुल किनारे पर तो बोल्ट लगाएंगे नहीं, तो एक बोल्ट यहां लगाएंगे, दूसरा बोल्ट यहां लगाएंगे, तीसरा बोल्ट मान लो यहां लगाएंगे। अब इनके बीच में आपको कुछ मिनिमम पिच का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप 2 से स्टार्ट कर दो या 3 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 2 से स्टार्ट कर दो या 3 से स्टार्ट कर दो। तो मान लो हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं, आप सबका आंसर 2 आ रहा है, हमने यहाँ 2 रख दी। तो जो मिनिमम ये जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है 1.5d, और ये जो पिच होती है ये कितनी होती है, ये होती है 2.5d, और ये कितना है आपके पास 1.5 इंटू डी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक लोचा है आपके पास, वो ये कि जो मिनिमम पिच होती है वो हम लोग नॉमिनल डाया लेते हैं, जबकि वहां पर हम लोग होल का डायमीटर लेते हैं। तो हम इसको 2.55 लिख देते हैं। तो फिलहाल हम जो यहाँ से निकालते हैं वो हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल्स टू 3d प्लस 2.5 टाइम्स 5। तो होल डायमीटर कितना रहेगा 20 mm बोल्ट है, तो 2 mm ऐड करोगे तो 3 इंटू 22 हो जाएगा, और 2.5 इंटू 20 हो जाएगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है 116। अब 116 140 से तो कम है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एक बोल्ट और लगाया जा सकता है, क्या एक बोल्ट और लगाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक बोल्ट बढ़ाता हूं तो एक बोल्ट बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एक पिच बढ़ जाएगी। एक पिच का मतलब कितना है 50 mm बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 50 mm बढ़ाऊंगा तो कितना चाहिए होगा 166, इसलिए दो ही ठीक है। ठीक है, दो ही ठीक है। बोल्ट हो या बच्चे, दो ही अच्छे हैं। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। धन्यवाद विमलेश जी। हाँ जी, दो ही ठीक है। 50 कैसे बेटा, पिच बढ़ जाएगी ना, पिच। एंड डिस्टेंस तो जितनी देनी है उतनी ही देनी पड़ेगी।
अब दो के बीच में एक पिच है। तो ये डिस्टेंस बेटा इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी ना, 2.55, 2.55, 1.5D, 1.5D। ये 1.5D 1.5D ये तो रहेगा रहेगा, इतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा एक बोल्ट देने से। चलिए, what is the nearest magnitude of strength of a 6 mm fillet belt of 100 mm length made between two flats each 10 mm thick? The allowable shear stress on the belt is 110 megapascal. तो क्या रहेगा, K की वैल्यू 0.7, बेल्ट साइज 6 mm, थ्रोट थिकनेस हो गया, इनटू लेंथ तो जो है वो बेल्ट की 100 mm है, और परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 110 है। प्लेट की थिकनेस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपका आ ही गया है सभी का। प्लेट को बढ़ा दो सर तब थोड़ा आ जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आंसर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, 46 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट है जरा देखते हैं। पहला कह रहा है व्हेन एनालाइजिंग बाय द अल्टीमेट लोड मेथड द एसेंट्रिकली लोडेड फास्टनर ग्रुप रोटेट्स अबाउट एन इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, और जो क्या होता है, रिवेट या बोल्ट ग्रुप का जो सेंटर होता है वही होता है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है द रिवेट्स विच इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप एंड मे ऑल्सो बी द नियरेस्ट टू द अप्लाइड लोड लाइन इज द मोस्ट क्रिटिकल वन। यही तो ट्रिक बताते हैं कि सीजी से दूर हो और लोड के पास में हो वो क्रिटिकल है। दूसरा भी सही। तीसरा कह रहा है द डिफॉर्मेशन एट ईच ग्रुप इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रोटेशन। ये गलत बात है। थर्ड गलत है, क्योंकि जो शेयर फोर्स आता है हम लोग लिखते हैं T अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। तो टाउ इज इक्वल्स टू होता है T अपॉन जे इंटू आर, जहां आर क्या होता है, आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप, मतलब सीजी। अब इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डिफॉर्मेशन भी उसके प्रोपोर्शनल होगा। सर इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब वो होता है कि जैसे यहां पर ये रिवेट लगी हुई है, अब अभी ये सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा, हमने इसको हिंज तो नहीं कर रखा, लेकिन जब मैं ये लोड लगाऊंगा यहाँ पर पी, तो एसेंट्रिसिटी की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम इस सेंटर के अबाउट क्या करने लगेगा, रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। राइट, इस पॉइंट का, तो इसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हम लोग कभी पढ़ते थे रोटेशनल मैकेनिक्स में, कि जैसे ये व्हील होता है तो एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम इसका रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट मानते हैं। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन एज्यूम करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से मतलब उसका ये कि लोड लगाने पर ये पूरा का पूरा ग्रुप किस सेंटर के अबाउट रोटेट करता हुआ फील होगा, इसके अबाउट। हालांकि जो रोटेशन हो रहा है वो कहाँ, इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि बॉन्डेड जो
रिवेट्स लगी है वो यहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो जस्ट एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर चल रहे हो, जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन एज्यूम कर रहे हो, वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस है। तो जब हम लोग इस प्रॉब्लम में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर चलते थे, ठीक है, तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके अबाउट मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंट है, इसलिए यहां पर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट मान रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस। नहीं, रिवेट्स का सेंटर नहीं, ये सेंटर जिसके अबाउट आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct in respect of welded connection? Strength of butt weld is equal to the strength of components joint. बट बेल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो जिन कंपोनेंट्स को हम जोड़ते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बराबर होती है, ठीक है। तो पहला तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं, हालांकि इसमें सिंगल और डबल का पेंच फंस जाता है, चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलेट बेल्ट्स कैरी द लोड्स कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूजन मटेरियल। अब ये गलत हो गया, टेंसाइल नहीं शेयर को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो दूसरा गलत हो गया, तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। और ये ईएससी का ट्रेडमार्क है कि एक गलत आपको समझ में आ गया तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर भी अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन लोड बाय फिलेट बेल्ट द फ्यूजन फेसेस सेल सबटेंड एंगल बिटवीन 60 टू 120। सही बात है, 60 से कम होता है तो बेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता है, और 120 से ज्यादा होता है तो थ्रोट थिकनेस जो है हमें बहुत कम मिलती है, तो थ्रोट एरिया बहुत कम हो जाता है, ठीक है, थ्रोट एरिया बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो थ्रोट एरिया होगा वो बहुत कम हो जाएगा अगर एंगल बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बट फॉर टेंशन फ्लिट फॉर शियर, स्माइलिंग सुनील कुमार। द ब्लॉक shear failure of a bolted joint in tension occurs because of use of higher shear strength bolt, use of plates with higher bearing strength। ठीक है, देखो इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या होता है, जॉइंट आपका बहुत छोटा बनता है, ठीक है। तो जॉइंट छोटा होने की वजह से क्या होता है, जो भी लोड लगता है वो एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और जिससे क्या होता है पूरा का पूरा जो जितना पार्ट यानी कि जितना ब्लॉक है, ठीक है, वो ब्लॉक ही टूट जाता है। तो लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, बोथ 1 एंड 2। एक तरीके का स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS कोड द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउड इन बोल्टेड जॉइंट्स ऑफ टेंशन मेंबर्स इज नॉमिनली। ठीक है, तो क्या होगा, 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की थिकनेस का 16 गुना, और इसके साथ में कुछ और भी होता था, 16T और क्या होता था, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 16T और 200 mm, 200 mm, 300 नहीं 200 mm।
और कंप्रेशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए 12T और 200। वेरी गुड। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको याद है, तुम तो सब सब धाकड़ खेल रहे हो। अच्छा, कंप्रेशन मेंबर में कम क्यों कर दिया? कंप्रेशन मेंबर में कम क्यों कर दिया? चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो केवल है, मान लो आपसे सवाल कह रहा है, इन दिस सिंपल सिस्टम शोन इन द फिगर द लोड P इज इक्वल टू 4 टन। P कितना दे रखा है आपके पास? 4 टन, टन टनाटन। व्हाट इज द टेंशन इन द केबल? केबल में टेंशन पूछा है, आप बकलिंग की वजह से। वेरी गुड, ठीक है। फॉर स्टैगर्ड पिच इफ PYG इज नॉट मोर देन 75 mm देन 18T और 300 mm विच एवर इज लेस। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। इन वैल्यूज को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर गेज डिस्टेंस 75 mm से ज्यादा नहीं होती तो इन वैल्यू को 50% तक बढ़ा देते हैं। सही बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है कि अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो कट करने से क्या होगा, इस लोड की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा इस हिंज के अबाउट। इस हिंज का, तो यहां पर क्या होगा, केबल में आपके पास जो टेंशन आ रही है, इस केबल में जो टेंशन आ रही है, कैपिटल टी। अब उसका हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट लेना है इस पॉइंट का। अब याद रखिएगा, मोमेंट लेने के लिए या तो आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस फोर्स का कंपोनेंट इधर ले लेंगे टी, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास टी कॉस थीटा। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो डेटा कितना अच्छा दे रखा है, ये टोटल हो जाएगा 3 है और ये 1, तो ये टोटल हो जाएगा 4। ये 4 है और ये 3 है, तो ये हाइपो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे टी कॉस थीटा इंटू ये डिस्टेंस कितनी रहेगी इस पॉइंट से, 4, और इज इक्वल्स टू 4T, या खाली 4 लिख दूं, हटाओ, 4 इंटू यहां से डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3, तो 4 इंटू 3। नाउ टी इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपो, तो 3/5, और 4 से 4 तो पहले ही उड़ गया, 3 से 3 भी उड़ गया, तो टी बराबर आ गया 5 किलो न्यूटन। टी बराबर हो गया 5 किलो न्यूटन, ठीक है। आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। भूल जाते हैं बच्चे, याद दिलाना पड़ता है। सारे के सारे हनुमान जी हो रहे हैं ये, सारे के सारे हनुमान जी हो रहे हैं। हम्म, सबको याद दिलाना पड़ता है। ठीक है भाई, एक तरीका ये है इसको डायरेक्ट करने का, और एक तरीका ये है कि आप पहले क्या कर सकते हो, आप पहले क्या कर सकते हो, यहां पर ये वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। पहले ये वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर लो यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालकर, ठीक है।
और फिर उसका कंपोनेंट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट ले सकते हो, क्योंकि ये तो ये फोर्सेस तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लगेगा, और ये फोर्स है तो यहाँ से एच आ जाएगा, फिर इस पॉइंट पर कंपोनेंट लेकर भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे मत कीजिए, वहां डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है, वहां डायरेक्ट कर लीजिए। मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, चलिए, बट ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, सिंगल स्टेप में आ जाएगा। जितेंद्र जी सिविल इंजीनियरिंग बाई जितेंद्र सर करके देख लेना, नहीं तो मुझे आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, इस नंबर पर 7409970758 पर मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। डेस्क्रिप्शन, अरे यहाँ तुमने यहाँ शशांक याद भी दिलाया था, मैं चेंज नहीं कर पाया, मैं आज दोबारा चेंज करता हूँ, लेक्चर के डेस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ उसको, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वर्क नहीं कर रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए भैया इसको। टू इक्वल एंगल्स each being ISA 100 by 100 mm by 10 mm thickness, ठीक है, are placed back to back and connected to either side of a gusset plate through a single row of 16 mm diameter rivets in double shear. Okay. The effective areas of the connected and unconnected legs of each of these angles are 775 mm square and 950 mm square respectively. आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, उसने आपके पास कनेक्टेड और आउटस्टैंडिंग लेग दोनों का एरिया खुद ही दे रखा है। इफ दीज एंगल्स आर नॉट टैक रिवेटेड, इस बात को ध्यान से रख पड़िएगा, नॉट टैक रिवेटेड, नॉट टैक रिवेटेड, द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस पेयर ऑफ एंगल इज, ये आपसे पूछा है। अच्छा देखो, मान लीजिए गसट प्लेट है, तो ये तो हम लोग नहीं बनाएंगे, पहले बात तो टैग रिवेट तो है ही नहीं, टैग रिवेट तो है ही नहीं, तो यहां पर तो क्या है, सिंगल शेयर। अब ये रही आपके पास गसट प्लेट, एक एंगल हमने बनाया इधर, और एक एंगल हमने बनाया इधर।
अब यहाँ पर जो भी आप रिवेट लगाओगे वो किस में होगी, डबल शेयर में होगी, तो इधर साइड यानी कि दोनों साइड, तो यहां पर शेयरिंग होगी और यहां पर होगी। अगर यहां पर ये टैक रिवेटेड होता, अगर यहां पर ये टैक रिवेटेड होता तो कोई शेयर लैग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, यहां पर कोई शेयर लैग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया था। बट अब क्योंकि ये टैक रिवेटेड नहीं है तो ये अलग इंडिविजुअली बिहेव करेगा और ये अलग इंडिविजुअली बिहेव करेगा। ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे, तो आप एक का एरिया निकाल दो, आप एक का एरिया निकाल दो और उसका क्या कर देना, डबल कर देना। प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया तो फटाफट इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल के लिए करेंगे तो सिंगल का एरिया क्या होगा, ए बराबर, सिंगल के लिए जो ए नेट होगा वो होगा A1 प्लस के टाइम्स A2, और के की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो इस फॉर्मूले से आप एक के लिए सॉल्व करो और उसका क्या कर देना, डबल कर देना, क्या कर देना, डबल कर देना। ठीक है, ठीक है भाई, तो के की वैल्यू निकालेंगे 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, और फिर क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, कर लेंगे। A1 A2 आपको दे रखा है, A1 होता है आपका कनेक्टेड लेग का एरिया, वो 775 दे रखा है। A2 आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। हाँ, चाहे डबल हो या सिंगल, अगर टैक रिवेटेड नहीं है तो सिंगल ही मानिए। ठीक है भाई, चलिए गुड नाइट यार। प्रवीण सर की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, 5 मिनट एक्स्ट्रा खींच गई क्लास, ठीक है। कोई बात नहीं यार, देखो मेरी भी कभी कभी मजबूरी फंस जाती है ना, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, बट कोई नहीं, अभी कोई एग्जाम तो है नहीं ना अभी, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ लो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो डोंट वरी। सरिया पकड़ के झूल जाओ, फील आ जाएगा। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंसर है इसका, आंसर है इसका डी ऑप्शन है, डी डी डी। कल होगा आपका, बताओ जल्दी से, कल क्या करें, सॉइल मैकेनिक्स करते हैं कल, सॉइल, कल सॉइल मैकेनिक्स, कल सॉइल मैकेनिक्स करते हैं। ठीक है, और नहीं तो मैं एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, आपका आरसीसी को कम टाइम मिला था या स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को कम टाइम मिला था। चलो कल सॉइल ही करते हैं, खत्म करो, कल सॉइल ही करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन में डाल रहा है, कल सॉइल ही करते हैं, सीरीज ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं। बाकी देखो, जिन सब्जेक्ट पर फोकस कम मिला है ना उनको मैं टेस्ट में ज्यादा वेटेज दे दूंगा। जैसे अगर स्ट्रक्चर में कम टाइम मिला, आज स्टील में कम टाइम मिला, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर और स्टील को आपको टेस्ट में ज्यादा वेटेज दे देंगे, टेस्ट के थ्रू उसको ज्यादा करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, चलो चलो, बाय 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 बाय, गुड नाइट एवरीवन।